आदित्य ने सिद्धार्थ के सवालों का वही जवाब दिया जो उसे फील हो रहा था। सिद्धार्थ ने आज उससे वो सब कहलवा दिया जिसे वो कभी भी किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करता। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने अपने हाथ उसकी आंखों से हटाए और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गया, जबकि आदित्य अभी भी अपनी आंख बंद किए पहले की ही तरह ही बैठा था। उसे होश ही नहीं था कि सिद्धार्थ कब से उसे छोड़कर सामने बैठा है। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ की मुस्कान अब ठहाकों भरी हंसी में बदल गई, जिससे अचानक आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे सिद्धार्थ ने भी तुरंत नोटिस कर लिया। भाई, सिर्फ उसके बारे में सोचने से ही तू इतना ब्लश कर रहा है जितना कोई लड़की भी नहीं करती अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने प्यारे दोस्त को किसी लड़की के लिए इतना पागल देखूंगा और ब्लश करते हुए देखूंगा। ये तो शायद सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे मैं बस तुझसे इतना कहूंगा, प्लीज एक्सेप्ट कर ले अपने प्यार को उसके सामने। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, इतनी देर कि तेरे पास समय ही ना बचे खुद के एहसासों का एहसास उसको करवाने के लिए। तब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तू तड़पेगा उसे ये सब कहने के लिए जिससे आज भाग रहा है। इतनी देर मत करना आदि, प्लीज। बहुत अच्छी लड़की है वो, देखा है मैंने उसकी आंखों में वही प्यार जो तेरी आंखों में है उसके लिए। लेकिन तू पता नहीं क्यों इस एहसास को अलग नाम दे रहा है। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करते करते थोड़ा इमोशनल हो चुका था। उसके चेहरे पर दिख रहा था जैसे अपने कहे हुए हर शब्द को वो महसूस कर सकता है, जैसे उसने भी किसी से बेपनाह मोहब्बत की है। आदित्य बिना कुछ बोले बस उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, और शायद सिद्धार्थ की बातों को बखूबी समझ सकता था, क्योंकि भले ही उसने अपना प्यार एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन उसके सभी जज्बात सच्चे थे। सोना के लिए उसकी फीलिंग सबसे अलग थी, जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की। वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए एक मायूस आवाज में बोला, वो मुझसे नाराज है और मुझे उसका रीजन भी नहीं पता। मुझे लगा वो सुबह उठकर मुझे थैंक यू बोलेगी क्योंकि मैंने रात भर उसकी केयर की, लेकिन उसने मुझे पता नहीं कितनी बातें सुना दी। सिद्धार्थ मन में सोचते हुए, मतलब इस खड़ूस को भी कोई सुना सकता है, वो भी वित्तीय भर की लड़की। स्ट्रेंज। फिर अनजान बनते हुए, रात भर केयर की? क्या तू सोना के बारे में बात कर रहा है? क्या तू उससे प्यार करता है? आदित्य ने उसकी तरफ हैरानी और गुस्से दोनों से देखा और चिल्लाते हुए बोला, तू तब से उसके बारे में ही तो बात कर रहा है ना? जी नहीं, मैंने तो किसी लड़की का नाम ही नहीं लिया, और सोना का तो एक बार भी नहीं। मैं तो उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जिस लड़की से तू प्यार करता है, लेकिन तुझे लगा मैं सोना के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि तू उससे प्यार करता है। चलो भाई, फाइनली तूने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तू सोना से प्यार करता है, सिद्धार्थ बोला। उसकी इस बात पर आदित्य ने अपना सिर पीट लिया और उसे घूरते हुए सामने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, गेट आउट, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। सिद्धार्थ वहां से जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी कहा है उसके बारे में सोचना। क्या पता तुझसे पहले कोई मेरे जैसा अच्छा लड़का उसे प्रपोज कर दे और वो उसे मना ही ना कर पाए। तब तू रह लेगा उसके बगैर जिंदगी भर? इतना कहकर सिद्धार्थ बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। तू चाहे जितना गुस्सा कर ले बेटा, लेकिन मेरा काम हो गया, और मुझे पता है कि तुझे खुद भी एहसास है अपने प्यार का, और बहुत जल्दी ही तेरी जुबान भी वही बोलेगी जो तेरा दिल बोलता है। इधर आदित्य भी बस सिद्धार्थ की उस बात के बारे में ही सोच रहा था जब उसने कहा कि वो तड़पेगा वो सब कहने के लिए, अपने प्यार को एहसास कराने के लिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सोना उससे दूर चली जाएगी, ये सोचकर ही उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर चेयर के हेड रेस्ट पर लगा दिया। मैं इतनी देर कभी नहीं होने दूंगा, वो मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। वो सिर्फ मेरी है। ये सिर्फ कुछ भी बोलता है, लेकिन सच में किसी ने उसे प्रपोज कर दिया तो? क्योंकि वो तो बहुत अच्छी है, किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। नो नो, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, यह सिर तो कुछ भी बोलता है।
खुद तो पागल है ही, मुझे भी पागल कर देगा। लेकिन सोना, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ना जाने कितनी बातें आदित्य के मन में चल रही थी। सिद्धार्थ ने उसे मजबूर कर दिया था उसके और सोना के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। कहीं ना कहीं उसके दिल में पहली बार ये बात आई कि सोना उससे दूर भी जा सकती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ये सब सोचते हुए अचानक उसकी नज़र लैपटॉप पर गई, जहां वो सिद्धार्थ के आने से पहले कुछ देख रहा था। उसने अपनी सारी बातों को झटक कर एक बार फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाईं, जिससे एक और फोटो उसकी स्क्रीन पर आ गई। लेकिन नेटवर्क स्लो होने की वजह से उसे खुलने में टाइम लग रहा था। कुछ देर के लिए आदित्य वो सब बातें भूल गया जो उसके मन में चल रही थी। अब उसका पूरा ध्यान उस फोटो पर था, जो ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे जब वो खुलना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उसकी आंखें नजर आईं। उन आंखों में आदित्य कहीं खोसा गया, क्योंकि ये वही निगाहें थीं जो हर वक्त उसके जहन में, यहाँ तक कि उसकी बंद आंखों के पर्दे में भी अगर कोई था, तो बस वही दो खूबसूरत आंखें, जो उसे नजर भर देख लें तो उसकी सारी बेचैनी, थकान, तड़प, उसके हर दर्द का इलाज कर दे। हालांकि उन निगाहों को पहचानने में आदित्य को एक सेकंड भी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उस फोटो को पूरा देखने की तड़प और चाहत में उसने न जाने कितनी ही बार अपनी उंगलियां उस लैपटॉप पर चला दी। थोड़ी देर बाद वो फोटो पूरी तरह खुल गई और एक चेहरा उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया, जिसे वो साफ तौर पर देख सकता था। आदित्य ने अपना हाथ कीबोर्ड से हटाया और सामने स्क्रीन पर दिख रहे फोटो को अपनी उंगलियों से सॉफ्टली छूने लगा, जैसे वो महसूस करना चाहता हो उस शख्स को जो उसकी आंखों के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे वो न जाने कितने दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर खुद से ही बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। वो आंखें देखते ही पहचान गया था कि ये तुम हो, लेकिन फिर भी मैं प्रे कर रहा था कि काश ये तुम ना हो, क्योंकि मुझे पता था जिस इंसान की ये तस्वीर है उसने बहुत तकलीफ झेली है, और तुम ऐसे दर्द से गुजरो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आई एम सॉरी। काश मैंने इतनी देर न की होती तुम्हें ढूंढने में। काश मुझे पता होता कि वो तुम हो। आदित्य मन ही मन खुद को दोष दे रहा था कि काश वो कुछ कर पाता। काश उसने पहले कोशिश की होती उसे ढूंढने की, तो शायद उसे वो परेशानी ना झेलनी पड़ती। उसकी आंखों की नमी और उसके चेहरे का दर्द बयान कर रहा था कि वो शख्स उसके लिए कितना कीमती है, जिसके दर्द के एहसास से ही उसका ये हाल है। आदित्य ने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही जाने के लिए उठा, वैसे ही उसका सेक्रेटरी एक फाइल लेकर अंदर आया और उसकी टेबल पर रखते हुए बोला, सर, आपने जो फाइल लाने के लिए बोला था वो ये है, और आधे घंटे में आपकी मिस्टर बत्रा के साथ मीटिंग है। आदित्य ने सेक्रेटरी की तरफ एक नज़र देखा और निकलते हुए बोला, मीटिंग कैंसिल कर दो, और इसके अलावा आज की जितनी भी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो। लेकिन सर, मिस्टर बत्रा आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 3 महीने के लिए। अगर आज ये मीटिंग नहीं हुई तो शायद वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट रेडी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी बोला, आई डोंट केयर, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है। उसके लिए ये तो क्या, ऐसे 1000 प्रोजेक्ट छोड़ सकता हूँ, इसलिए जितना कहा है उतना करो। इतना बोलकर आदित्य चला गया। भाई, उसका सेक्रेटरी मुंह खोले उसे जाते हुए देख रहा था। कमाल है, आज से पहले तो कभी सर ने ऐसा नहीं बोला। वो तो हमेशा कहते हैं कि उनके लिए काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। खुद भी नहीं, फिर आज क्या हो गया? कौन है जो सर की लाइफ में इतना मायने रखता है, जिसके लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? थोड़ी देर बाद अवस्थी मेंशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही आदित्य फुर्ती से बाहर निकला और लंबे लंबे डग भरते हुए अंदर आया, जहाँ शांति पसरी हुई थी। हॉल एकदम खाली था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन इस बार भी उसकी निगाहों की तलाश पूरी नहीं हुई। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपको कुछ चाहिए आदि बाबा? आदित्य ने पीछे मुड़कर बिना कुछ बोले धीरे से अपना सिर नामे हिला दिया। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए आदि बाबा, घर पर कोई नहीं है।
सारा परिवार शर्मा जी के यहाँ शादी में गया है। अब तो कल शाम तक ही आना हो पाएगा। बड़ी मालकिन ने कहा था कि आपको बताने के लिए। उस सर्वेंट ने आदित्य को कुछ न बोलते देख फिर से बोला। क्योंकि आदित्य के कम बोलने के स्वभाव से सभी लोग परिचित थे, इसलिए सर्वेंट ने खुद ही उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर आदित्य मायूस हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। उसने अपना कोट उतारकर वहीं सोफे पर फेंक दिया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकला, तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसके हाथ वहीं रुक गए, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। ये सोचकर कि उसकी गलतफहमी है, उसने फिर से अपने बालों को पोंछना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से पायल की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन इस बार कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि यह आवाज बाहर कॉरिडोर से आ रही थी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट खिल गई, क्योंकि किसी की मौजूदगी का एहसास उसे हो गया था। यह उसी इंसान की मौजूदगी थी जिसकी चाहत और जरूरत उसे इस वक्त थी। इतने समय से वो कई सवालों और उलझनों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन आज उसके पास ना कोई सवाल था, ना ही उलझन, क्योंकि उसके हर सवाल का जवाब अरसे के बाद उसे मिल गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी पछतावे और बेचैनी ने उसे जकड़ रखा था। धीरे धीरे छन की आवाज उसके नजदीक आई, तो आदित्य ने जल्दी से अपने हाथ से टॉवल फेंका और दरवाजा खोलकर झटके से बाहर वाले शख्स को अंदर खींच लिया। ये कोई और नहीं, हमारी सोना ही थी। ऐसे अचानक खींचने से उसकी चीख निकल गई और डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर तक कोई हलचल न होने पर उसने धीरे से आंखें खोली, तो सामने खड़ा शख्स बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों की नजरें टकराईं और बस थमकर रह गईं। लेकिन ज्यादा देर तक सोना आदित्य की नजरों की तपिश को झेल नहीं पाई और उसकी आंखों ने तुरंत अपने पर्दे गिराकर खुद को सबसे महफूज कर लिया। आदित्य ने भी बिना कुछ कहे तुरंत उसे अपने आगोश में समेट लिया। सोना को समझती उससे पहले ही उसने उसे अपने आगोश में मजबूती से जकड़ लिया। सोना के बारे में सब कुछ जानने के बाद से ही वो बहुत बेचैन था। आज वो सोना की हर एक तकलीफ और दर्द महसूस कर पा रहा था। उसे गिल्ट था हर उस दिन का जब सोना ने तकलीफ झेली और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, और शायद उसे यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो कोस रहा था खुद को हर उस दिन के लिए जब वो सोना के साथ नहीं था। उसने सोना को और भी कसकर बाहों में लिया और धीरे से उसके कान में बोला, आई एम सो सॉरी जान, तुमने इतनी तकलीफ झेली और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। उसकी बातों से उसका दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य की बातें सुनकर सोना को एक झटका लगा, क्योंकि आज तक उसने आदित्य से कभी भी अपने दर्द और तकलीफ के बारे में कभी कुछ भी शेयर नहीं किया था। हाँ, उसने फैमिली और खासकर आकृति से जरूर अपने पास्ट के बारे में बात की थी। उसे हैरानी इस बात की थी, जो भी उसने बताया अगर वो आदित्य को पता भी है, तो वो महीनों पहले की बात जब सोना इस घर में आई थी। लेकिन आज इस तरह अचानक से आदित्य क्यों उसके पास्ट को लेकर बात कर रहा है। सोना उसकी बाहों से निकलने के लिए कसमसाई, और आज पहली बार आदित्य ने भी बिना किसी विरोध के उसे धीरे से अपनी बाहों से आजाद तो कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसने अभी भी सोना को पकड़ा हुआ था। सोना हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ उसे अपने लिए प्यार और परवाह नजर आए, जो उसे अक्सर ही नजर आते थे। लेकिन आज उसे एक और चीज नजर आई, और वो था अपने दर्द का एहसास, वो भी किसी और के चेहरे पर। जैसे उसके सामने खड़ा ये इंसान उसके दर्द को उससे भी ज्यादा समझता और महसूस करता है। फिर भी सोना ने सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा से एक सवाल किया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। किस तकलीफ की बात कर रहे हैं और आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे उसके पैरों के पास बैठ गया, जिससे सोना तुरंत उठते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप ऊपर बैठिए। आदित्य ने सोना के हाथ को पकड़कर वापस बिठा दिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे पता है बहुत से सवाल हैं तुम्हारे मन में, और यकीन मानो
इस वक्त तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन यह वक्त सही नहीं है किसी भी जवाब को देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके सवालों के जवाब मुझे देने हैं। इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि बस आज के लिए रुक जाओ। कल सब पानी की तरह साफ होगा तुम्हारे सामने। इतना कहकर आदित्य रुक गया। कुछ देर ऐसे ही शांत रहने के बाद धीरे से बोला, और कल तुम मुझे जो सजा देना चाहो, हर सजा मंजूर होगी मुझे। बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन हम आपको सजा क्यों देंगे? सोना बोली। आदित्य व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, कहा ना कल तक रुक जाओ, क्योंकि एक जवाब हजार नए सवाल पैदा करेगा और जवाब देते देते सारी रात गुजर जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपनी रात तुम्हारी वजह से बर्बाद तो नहीं कर सकता। आखिरी लाइन बोलते बोलते उसकी बातों ने शरारत की चादर ओढ़ ली थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। वैसे मेरी सजा तो कल तय हो ही जाएगी। सोच रहा हूँ उससे पहले कुछ गलतियां तो कर लूं। उसकी इस बात पर सोना ने नासमझी से उसे देखा। वो कुछ समझती उससे पहले ही आदित्य ने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत पर सोना गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए हमारे ऊपर से, वरना हम चिल्ला देंगे। आदित्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चिल्लाओ, मैं भी तो देखूं कौन आएगा तुम्हें बचाने। वो लोग जो खुद मेरे इशारों पर नाचते हैं, या फिर ये दरवाजे और खिड़कियां जिन्हें खोलने और बंद होने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। सोना उसे लगातार गुस्से से घूरे जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य तो उसकी इस अदा पर भी फिदा हो गया था। उसके गालों की गुलाबी रंगत, उसके सुर्ख गुलाबी मुलायम होंठ आदित्य को उसके करीब खींच रहे थे। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। आदित्य, जो थोड़ी देर पहले बहुत गंभीरता से बात कर रहा था, भाई अब उसकी बातों में शरारत नजर आ रही थी। उसकी ये शरारतें कहीं ना कहीं सोना का ध्यान उसकी बातों से हटाने के लिए ही थी, क्योंकि आदित्य की बातों ने सोना के मन में एकदम से कई सवाल पैदा कर दिए थे। इनमें से एक का जवाब ना उसके पास था, और ना ही आदित्य उसके सवालों का जवाब इस वक्त देना चाहता था। इसलिए उसने ये सब सवालों से बचने के लिए किया था, या फिर वो सोना को लेकर फिक्रमंद था इसलिए किया। इसका जवाब भी आदित्य ही दे सकता था। बेड पर बैठी सोना को उसने हल्के हाथ से धक्का दिया और खुद जल्दी से उसके ऊपर आ गया। अचानक उसकी इस हरकत से सोना चौंक गई, लेकिन तब तक आदित्य उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आ चुका था। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी। सोना अनजाने ही सही उसके एहसासों में बदलने लगी। वहीं सोना की करीबी तो आदित्य को हमेशा सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती थी, और आज भी उसके साथ वही हुआ। वो बहकने लगा उसकी करीबी से। सोना की नजरों की तपिश ऐसी थी कि उसके अंदर के एहसास पिघलने लगे, जो उसकी सांसों में घुल रहे थे, और उसकी सांसें घुल रही थीं किसी और की सांसों में, वो जो उसके सामने थी, उसका हमसाया बनकर। सच पूछा जाए तो वो था ही कहाँ। अगर कोई था तो वो थी उसकी आंखों के सामने, एक मासूम सी दुबली पतली सी लड़की, जिसका वजूद शायद उसके सामने कुछ ना होता। लेकिन जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में कि उसके सोना के सामने उसने आदित्य अपना वजूद ही खो दिया। उसके अंदर तो अब बस वही बाकी थी, जो उसकी है भी या नहीं पता नहीं, यह प्यार है भी या नहीं पता नहीं। सिर्फ आदित्य ही नहीं, सोना भी बहकने लगी उसकी करीबी में। उसके चेहरे पर हया की लाली ने उसके चेहरे को गुलाबी कर दिया। गुलाब की पंखुड़ी जैसे मुलायम सुर्ख गुलाबी होठों को आदित्य के होठों ने बड़ी ही नजाकत से अपने अंदर कैद कर लिया। यूं तो कई बार दोनों के लबों ने एक दूसरे को छुआ था, लेकिन आज का एहसास कुछ अनछुआ सा था। आदित्य के हाथ अपनी सही पोजीशन ले चुके थे। उसका एक हाथ सोना के सर पर उसके बालों को सहलाते हुए उसको जस के तस बनाए हुए था। वहीं उसका दूसरा हाथ सोना के चेहरे को अपने बिल्कुल नजदीक रखने की कवायद में था। उसके वहां से हिलने के चांसेस भी ना के बराबर थे। हालांकि इस समय सोना कोई विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि आदित्य के एहसासों का मोह पास ऐसा था जिससे निकलना फिलहाल उसके बस में नहीं था। न जाने कितनी ही देर तक उसने यूं ही उसके मुंह के हर कोने का मुआयना किया, लेकिन फिर भी
सोना के लबों को आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि जो उसके सामने था उसके लबों की प्यास बुझने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब सोना की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन आदित्य अभी भी उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो आजाद होने के लिए कसमसाने लगी। थोड़ी देर जैसे ही आदित्य को एहसास हुआ कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसने सोना को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही सोना जोर जोर से सांस लेने लगी। वहीं आदित्य ने उसकी बगल में लेटते हुए सोना के सर को पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई तो आदित्य ऐसे ऊपर देखते हुए धीरे से बोला, सोना, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है अपने अतीत में, और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन आज तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से कोई भी परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं सच कहूँ तो ये प्रॉमिस मेरा जितना तुमसे है उससे भी कहीं ज्यादा अपने आप से है। फिर थोड़ी देर रुककर हल्का सा मुस्कुराकर, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जिंदगी हो तुम मेरी, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ हो तुम। जिस दिन तुम्हें ना देखूं तो तड़पने लगता हूँ। तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को सोचने से भी डर लगता है। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं था। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इस जन्म में और अगले हर जन्म में। कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर, जब तुम गुस्सा होती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि काम करने का भी मन नहीं करता। पता है लोग मेरे चेहरे से पहचान लेते हैं कि तुम नाराज हो। अजीब है ना? लेकिन ये सब मेरे साथ हो रहा है। सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारे बिना एक पल भी सजा लगता है। ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले तुम्हें ढूंढता हूँ ताकि देख सकूं तुम्हें एक बार। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन जो भी है बस तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं पता तुम मेरा यकीन करोगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच। बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या तुम भी मुझसे उतना ही? उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि जिसके सामने उसने अपना दिल खोलकर रख दिया था, जिसके सामने उसने अपने हर एहसास को, अपनी हर फीलिंग को शब्दों में समझाने का प्रयास किया था, ना जाने कब से वो अपने दिल की बात कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, जिससे वो न जाने कब से भाग रहा था। जिस एहसास को उसने कई नाम दिए, उसने आज उसे पहचान ही लिया। ये कुछ और नहीं बल्कि प्यार ही है। और उसने सबसे पहले उसी इंसान को अपनी फीलिंग बताना चाहा जो उसके दिल के बेहद करीब है, जिसने उसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब आदित्य ने देखा कि उसकी मासूमा तो यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है, तो उसके दिल के हजार टुकड़े हो गए। उसने अपने सिर पर चपत लगाई और मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, आदित्य अवस्थी, देख लो अपने कर्मों का फल। जिस एहसास से भाग रहे थे आज वो सामने है, लेकिन उसे समझने वाली को कोई फिक्र ही नहीं है। उसे तो बस सोना है। एक्चुअली जिसने भी नाम रखा है, सही नाम रखा है, एकदम सोना। बस हमेशा सोने की ही पड़ी रहती है। अपने होने वाले पति की तो कोई चिंता ही नहीं है। भगवान जी, किस लड़की से प्यार हो गया मुझे। कुछ पल रुककर, बेटा आदित्य, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे छक्के छुड़ाने वाली, तुम्हारी बात ना मानने वाली और हमेशा मन की करने वाली का अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। सही कहा था सिड ने, जब मुझे एहसास होगा मेरे प्यार का और मैं तड़पूंगा ये कहने के लिए कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तब तुम नहीं सुनोगी। इतना कहकर आदित्य ने सोना के माथे को प्यार से चूम लिया। वो कुछ देर उसे ऐसे अपलक देखता रहा। थोड़ी देर बाद अपने सुकून की बाहों में उसे भी सुकून की नींद आ गई। अवस्थी इंटरप्राइजेस का ऑफिस। रात के लगभग 8 बजने को थे। सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स के पन्ने बार बार पलट रहा था। आज का सारा काम तो कर लिया था उसने, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एक बेचैनी थी उसके मन में। और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए उसने टेबल पर रखी एक एक फाइल को 10-10 बार चेक कर लिया था। फिर भी ये बेचैनी जस की तस बनी हुई थी। उसने अपने हाथ में लगी फाइल को जोर से टेबल पर पटका, टाई को लूज किया और वहीं टेबल पर रखे गिलास को उठाकर एक सांस में ही उसका सारा पानी गटक लिया।
लेकिन उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी। अभी भी उसके चेहरे पर बेचैनी जग जाहिर थी। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों को बालों में फंसाकर खींचने लगा, जैसे इस बेचैनी से खुद को निजात दिलाने की कोशिश कर रहा हो। आह, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रहा हूँ मैं उसके लिए इतना बेचैन? एक दिन अगर उसको ना देखूंगा तो मरने ही जाऊंगा। सिद्धार्थ गुस्से में अपने बाल खींचते हुए बोला। साथ ही उसकी नजर बार बार उस तरफ जा रही थी जहाँ रोज सनाया आकर बैठती और बातों ही बातों में अक्सर उसे छेड़ जाती। लेकिन आज वो ऑफिस नहीं आई थी, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया अपने नहीं आने का रीजन। दरअसल सुबह सिद्धार्थ आदित्य के केबिन में यही जानने गया था कि शायद सनाया ने उसे इन्फॉर्म किया हो, लेकिन वहां जाकर वो कुछ अलग बातों में उलझ गया और सनाया के बारे में पूछना ही भूल गया। और उसके बाद आदित्य भी ऑफिस से निकल गया। अब उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो सनाया के बारे में पूछ सके, और अगर उसने फोन किया तो कहीं वो उसका गलत मतलब निकाल लेगी। बस इसीलिए वो फोन नहीं करना चाह रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद उसे सनाया की चिंता भी हो रही थी। वो ठीक भी होगी या नहीं, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो गई हो। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पीछे चेयर के हेड से टिका दिया। उसके मन में इस वक्त हजार बातें एक साथ घूम रही थी। पता नहीं ठीक भी होगी या नहीं। वैसे भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। इंडिया में वो अकेली ही रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो किसे फोन करेगी? ओ गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने सामने टेबल पर रखे फोन को उठाया। उसकी उंगलियों की कुछ हरकत के बाद फोन की स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो गया। उसने तुरंत उसे डायल कर दिया, लेकिन कई बार रिंग होने के बाद भी फोन नहीं उठा। उसके कई बार लगातार ट्राई करने के बाद फोन आंसर हुआ, लेकिन उसे सिद्धार्थ को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि पीछे से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शख्स किसी क्लब में है। पीछे से पार्टी म्यूजिक की आवाज सुनते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। क्लब सोचते ही सिद्धार्थ की त्योरियां चढ़ गईं। थोड़ी देर पहले जिस चेहरे पर बेचैनी, तड़प, परवाह झलक रही थी, उस जगह अब गुस्से ने कब्जा कर लिया था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चेयर पर लटका अपना कोट झटके से उठाया और उसे पहनते हुए उसने किसी को फोन किया और एक नंबर की लोकेशन बताने के लिए कहकर केबिन के बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद सिद्धार्थ की कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और जैसे ही क्लब में एंटर किया, म्यूजिक इतना लाउड था कि उसने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें किसी को बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में सुकून उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सख्त हो गईं। उससे कुछ कदम की दूरी पर सनाया बेपरवाही से डांस कर रही थी। उसने रेड कलर का एक थाई लेंथ ड्रेस पहना था। वो ड्रेस इतना रिलीविंग था कि उसका क्लीवेज और बैक पूरी तरह खुला हुआ था। दरअसल सिद्धार्थ को उसकी ड्रेस देखकर और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगा था। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही कुछ लड़के आकर सनाया के आसपास घेरा बनाकर डांस करते हुए उसे टच करने लगे। सनाया उनसे दूर होने की बजाय उन्हीं के साथ डांस करने लगी। तभी एक लड़का उसकी खुली हुई बैग पर अपना हाथ फेरने लगा। सनाया को तो कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन वो लड़का कुछ और करता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने आगे कदम लेते हुए उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे वो लड़का वहीं जमीन पर गिर गया और उसके होठों के किनारे से खून आने लगा। अचानक हुए इस अटैक से पूरे क्लब में शांति छा गई। म्यूजिक वहीं रुक गया। बाकी लड़के सिद्धार्थ की एक नजर से ही पीछे हट गए। वहीं सनाया पागलों की तरह बार बार अपनी पलकें झपकाकर सिद्धार्थ को देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वहीं सनाया उसके पास आकर अपने हाथ से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़कर देखते हुए बोली, वाह हैंडसम बॉय, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तुमने तो इस बैड बॉय को कैसे एक बार में ही मजा चखा दिया। बोलकर बच्चों की तरह ताली बजाने लगे। सिद्धार्थ उसकी हरकतों से समझ गया कि उसने ड्रिंक कर ली है। उसने सनाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। इस बीच सिद्धार्थ ने एक बार भी सनाया की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसकी ड्रेस देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो उससे कुछ कहना नहीं चाहता था। वैसे भी नशे की हालत में होने की वजह से सनाया कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं थी।
सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा खोलकर सनाया को अंदर बैठने के लिए कहा। तभी सनाया ने झटके से सिद्धार्थ के हाथ को छोड़ दिया। वो बच्चों की तरह क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो। देखो तुमने मेरे हेड पर चोट लगा दिया। तुम भी अंदर वाले बैड बॉयज की तरह हो। वो भी मुझे गंदे से टच कर रहा था और तुम भी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसको पकड़कर झटके से इसे कार से लगा दिया और उसके दोनों ओर अपने हाथों को रखकर उसे ब्लॉक कर दिया और गुस्से से जबड़े भींचते हुए बोला, अच्छा मैं तुम्हें उन लड़कों की तरह नजर आ रहा हूँ? मेरे टच में और उनके टच में कोई फर्क नहीं है? हाँ बस इतना ही जानती हो तुम मुझे, सनाया शेरगिल। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह के कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, मेरी नजरें गवारा ही नहीं करती कि तुम्हें मैं नजर भर देख भी सकूं। इसलिए इससे पहले मैं ये भूल जाऊं कि मैं यहाँ क्यों आया था, बिना नाटक किए चुपचाप गाड़ी में बैठो। वरना वरना क्या स्ट्रांग बॉय, तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे? सनाया ने रोनी सूरत बनाकर इतनी मासूमियत से कहा कि सिद्धार्थ का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसके चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसकी नजरें बस थम गईं उस मासूम से चेहरे पर जिसके आगे सारी दुनिया फीकी लगे। इतना सब कुछ हो गया, वो नजर भरकर देख ही कहाँ पाया था उसे। खूबसूरती से लबरेज था उसका चेहरा। कितनी खूबसूरत थी सनाया, किसी परी की तरह। कोई उसे इस वक्त देखता तो शायद खुद को भूल जाता। सिद्धार्थ की तरह वो उसके चेहरे को एकटक शिद्दत से देख रहा था। वो बसा लेना चाहता था इस पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए। उसके कर्ल किए हुए लंबे बाल, उसका बेदाग फुर्सत से बनाया हुआ चेहरा, उसकी काली गहरी आंखें जिन्हें कोई एक बार देखे तो डूबने की चाहत करे, उसके स्याह लाल रंग से रंगे होंठ जो उसके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सिद्धार्थ की नजरों ने उसके चेहरे के हर एक अक्स को शिद्दत और गहराई से जांचा था। उसकी नज़र उसके खुले कंधों से होते हुए उसके सीने पर पहुंचती उससे पहले ही उसकी नज़रों ने अपना रुख मोड़ लिया। शायद सही कहा था सिद्धार्थ ने, उसकी नज़रों को गवारा नहीं उसे यूं देखना। इस बीच सनाया भी उसे उतनी ही शिद्दत से देख रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से उसकी पलकें बार बार झपक रही थीं। वहीं सिद्धार्थ को बिना पिए ही मदोसी छाने लगी। उसने खुद को कंट्रोल किया और दो कदम पीछे ले लिए, क्योंकि उसकी करीबी से वो बहक रहा था, इस बात से बेखबर कि उसके आसपास आते जाते लोग बस उन दोनों को ही घूर कर देख रहे हैं। उसके होंठ अनायास ही सनाया के सुर्ख लाल होंठों की ओर बढ़ने लगे। इस वक्त दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगीं। सनाया की खुशबू उसकी सांसों में घुलने लगी, जिससे वो खुद पर कंट्रोल खोने लगा। तभी पीछे से आ रही लगातार हॉर्न की आवाज से उसका ध्यान टूटा, जिससे वो तुरंत हड़बड़ाकर दो कदम पीछे हो गया। सनाया अभी भी आंखें बंद किए शायद किसी एहसास की तलाश में थी। इसे पहनो और बिना कोई नाटक किए चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ, वरना तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर करती रहना तुम एंजॉय इन आवारा लोगों के साथ। एक कड़क आवाज गूंजते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। सामने सिद्धार्थ अपना कोट हाथ में लेकर उसकी ओर बढ़ाए हुए खड़ा था, लेकिन सनाया ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके हाथ से कोट लिया, बल्कि अपने दोनों हाथ बांधकर नजरें फेर कर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करके हैरानी से उसकी ओर देखा और झटके से उसका हाथ एक हाथ खींचकर उसमें कोट थमा दिया। अगले 2 मिनट में मुझे तुम गाड़ी के अंदर चाहिए, इतना कहकर वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। वहीं सनाया भी मुंह बनाते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अपना एड्रेस बोलो। मुझे नहीं पता एड्रेस, और वैसे भी मुझे उस घर में नहीं जाना है। मुझे अकेले नहीं रहना है वहाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, सनाया मुंह बनाते हुए बोली, जिसे सुनकर सिद्धार्थ के हाथ एक पल को वहीं थम गए। उसे अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे पता था कि सनाया को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद से भी बढ़कर सच्चाई ये थी कि वो अकेले रह ही नहीं सकती। बचपन से लेकर अब तक वो कभी अकेले नहीं रही है। लंदन में भी वो अपने मॉम डैड के साथ रहती थी, जबकि वहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चे बड़े होते ही अपने माता पिता से अलग रहना शुरू कर देते हैं। सनाया अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, इसी वजह से उसे हमेशा पैम्परिंग मिली है और उसे भी हमेशा बस उसी की आदत है। जब से सनाया इंडिया आई थी
तभी से सिद्धार्थ के मन में एक बात घर कर गई थी कि आखिर वो यहाँ अकेले रहने कैसे आ सकती है, जबकि ये प्रोजेक्ट वो लंदन में रहकर भी देख सकती थी। उसके लिए उसे यहाँ आकर रहने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने इस प्रोजेक्ट की कई ऐसी कंडीशंस भी डाली थी जिससे सनाया की कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं था। सिद्धार्थ ने यह सब इसलिए किया ताकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दे, लेकिन फिर भी उसने सारी कंडीशंस को मानते हुए न केवल हाँ किया बल्कि ये भी कहा कि अवस्थी इंटरप्राइजेज के बिहाफ पर सिद्धार्थ कोई भी चैलेंज कर सकता है। उसकी सिर्फ एक डिमांड थी कि अवस्थी इंटरप्राइजेज की ओर से सिद्धार्थ इस प्रोजेक्ट को हैंडल करे। सिद्धार्थ इस सोच में डूबा हुआ था। वहीं सनाया अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने में बिजी थी। कभी वो अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखकर उसे चलाने लगती, तो कभी अपने दोनों पैर सिद्धार्थ की गोद में रख लेती। इस वक्त वो सिद्धार्थ को इरिटेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। वो उसकी इन हरकतों पर बार बार उसे अपनी आंखें निकालकर गुस्से से देखता। तब वो कुछ पल मासूम चेहरा बनाकर किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाती, लेकिन अगले ही पल शरारती बच्चे की तरह शरारत करने लगती। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त सख्ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सनाया की यह शरारतें बहुत क्यूट लग रही थी। वो खुलकर हंसना चाहता था उसके बचपने पर, लेकिन अगर वो जरा भी हंसता तो उसे और बढ़ावा मिल जाता, जो अभी भी उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इस बार सनाया ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के गालों को खींचना शुरू किया। वैसे ही उसने झटके से गाड़ी रोक दी और अपनी सख्त आवाज में बोला, निकलो बाहर, अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर सनाया शांति से अपनी जगह बैठते हुए बोली, सॉरी, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे ऐसे बीच रास्ते में मत उतारो। स्ट्रांग बॉय। जस्ट शट अप सना। ये क्या तुमने स्ट्रांग बॉय लगा रखा है? तुम नाम नहीं जानती हो मेरा? सिद्धार्थ चिल्लाते हुए बोला, जिस पर सनाया अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब नाम पता है तुम्हें, फिर ये नए नए नामों से क्यों नवाज रही हो मुझे? मेरा नाम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए या तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ, वरना मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ के ऐसे डांटने से वो चुपचाप सहम कर अपनी जगह पर बैठ गई। अब चुप क्यों बैठी हो? बोलो भी कुछ आगे। क्या नाम है मेरा, बताओ अब। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ बोला। उसकी आवाज में एक बेकरारी थी, जैसे वो अपना नाम सुनना चाहता था एक बार उसके मुंह से। लेकिन रास्ते पर चटर पटर करने वाली उस शरारती लड़की ने अब चुप्पी साध ली। आज उसने ठान लिया था कि वो सिद्धार्थ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसके ऐसे चुप रहने से सिद्धार्थ एकदम से झल्लाकर एक हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, तुम चुपचाप बाहर निकलो, बस बहुत हुआ। प्लीज मुझे मत निकालो, मैं पक्का तुम्हारी सारी बात मानूंगी, प्लीज। वो सिद्धार्थ का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली। उसकी इस अदा पर सिद्धार्थ को भर भर कर प्यार आया। उसका दिल कर रहा था कि उसे खींचकर गले लगा ले, उसके चेहरे को पकड़कर चूम ले और छुपा ले उसे अपने दिल के किसी ऐसे कोने में जहाँ वो बस उसकी रहे, किसी और की नजरें छू भी ना पाए उसे। तुम्हारा घर आ गया है सना, हम कब से तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। बहुत रात हो गई है, तुम जाकर आराम करो, ओके। उसने सनाया के हाथ को अपने हाथ से आहिस्ता से हटाया। इस वक्त उसकी बातों में, उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नरमी थी, क्योंकि उसके सामने बैठी उस खूबसूरत बला ने उसके गुस्से को किसी बर्फ की तरह पिघलाकर उसके मायने ही बदल दिए। कुछ तो बात थी इस लड़की में जिसकी वजह से सिद्धार्थ उसकी ऊट पटांग हरकतों के बाद भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मजबूर हो जाता उसके सामने। सिद्धार्थ के बोलने से सनाया के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना है घर, मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे डर लगता है अकेले, मुझे तुम्हारे पास रहना है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आखिरी लाइन सुनते ही सिद्धार्थ के कानों में अतीत की एक आवाज गूंज गई, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर सना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज हमें ऐसे मत छोड़ो तुम। अतीत की एक झलकी याद आते ही सिद्धार्थ की आंखें सख्त हो गईं। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसका दिल चाह रहा था कि उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल दे और छोड़कर चला जाए, वैसे ही जैसे वो छोड़कर चली गई थी, उसकी बात सुने बिना, एक पल में उसके प्यार को ठुकरा कर। लेकिन वो इतना सख्त दिल नहीं था।
उसका प्यार, उसका दिल स्वार्थी नहीं था जो एक पल में प्यार करना भूल जाए, जीने मरने के वादे करने के बाद एक पल में सबको झुठला दे। हाँ, नहीं था वो इतना स्वार्थी, इतना निर्दयी, जितना उसके सामने बैठी मासूम दिखने वाली लड़की थी, जो असल में मासूम है भी या नहीं पता नहीं। वो नहीं छोड़कर जाना चाहता था उसे उस तरह, जिस तरह वो उसे छोड़कर चली गई, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके जाने के बाद वो कैसे रहेगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सख्ती से भींचकर एक गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सनाया के पास आया और बोला, ठीक है, तुम अकेले नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे घर से किसी सर्वेंट को बुलाकर तुम्हें ले जाने के लिए बोलता हूँ। तब तक तुम ऐसे ही बैठी रहना, बाहर मत निकलना। उसकी बातों में परवाह जरूर थी लेकिन नरमी नहीं। उसकी बात सुनते ही सनाया जल्दी से बोली, मैंने सारे सर्वेंट को आज छुट्टी दे दी। इस बार सिद्धार्थ की त्योरियां चढ़ गईं। वो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, छुट्टी दे दी? सारे सर्वेंट को? वो भी एक साथ? किस खुशी में? वो मैं, मुझे आज सारी रात पार्टी करने का मन था इसलिए, वो लड़खड़ाती जुबान में बोली। ओह माय गॉड, फिर तो मैंने तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझ पर, लेकिन अफसोस, अब तो मैं सॉरी भी नहीं बोल सकता, ना ही तुम्हें वापस छोड़कर आ सकता हूँ तुम्हारे प्लान्स फुलफिल करने के लिए, बोलकर सिद्धार्थ ने गाड़ी का डोर खोलते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया। सनाया जैसे ही बाहर निकलने को हुई, उसके मुंह से एक तेज आवाज निकल गई, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी? दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द, दिखाओ मुझे। सिद्धार्थ तुरंत उसे पकड़कर बेचैनी से बोला, वो मुझे, मेरा ना पैर मुड़ गया था जब तुम मुझे खींच कर लाए थे, और मुझे दर्द भी हुआ था तब, लेकिन तुम गुस्से में थे ना, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे ना तुमसे डर लग रहा था। उसने आसानी से कह दिया था, लेकिन उसके चंद शब्द सिद्धार्थ के दिल में किसी खंजर की तरह चुभे। वो अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया कि वो उस लड़की की तकलीफ, उसका दर्द नहीं देख पाया, जिसके बिना कहे सब कुछ समझने का दावा किया करता था। वो दर्द सनाया को था, लेकिन उसका दर्द नमी बनकर सिद्धार्थ की आंखों में ठहर गया। उसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और तुरंत सनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। एक पल को तो वो वहीं बर्फ की तरह जम गई। इस पल उसके साथ क्या हुआ उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे के पास आकर सिद्धार्थ का इशारा करने पर सनाया ने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजे को खोल दिया। अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उसका घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। उस घर के हर कोने में सनाया के व्यक्तित्व की झलक थी, जिसे पहचानने में सिद्धार्थ को एक मिनट भी नहीं लगा कि इसका इंटीरियर डिजाइनिंग सनाया ने ही किया है। दरअसल सनाया लंदन के सबसे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर में से एक थी, लेकिन उसके फादर की जिद की वजह से उसने अपना बिजनेस ज्वाइन किया था। हालांकि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उसने खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमैन के तौर पर स्टेबलाइज्ड किया था। अगले ही पल सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। सनाया ने अपने हाथ से अपने रूम की ओर इशारा किया। दरअसल वो रूम सीढ़ियों से ऊपर जाकर था। उसका इशारा पाते ही सिद्धार्थ सीढ़ियों की तरफ चला। इतनी देर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस कुछ इशारे ही हुए। हालांकि सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन सनाया उसके चेहरे के हर आते जाते हुए भाव को नोटिस कर रही थी। उसके रूम में पहुंचकर सिद्धार्थ ने उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।